हाँ, अच्छा अब हम पढ़ेंगे सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या है? ये वो केमिकल प्रोडक्ट है जिसको टाइप 2 न्यूमोसाइड प्रोड्यूस करती है और इसका काम क्या है? इसका काम है सरफेस टेंशन को कम करना। एक बार फिर कहता हूँ, सरफेक्टेंट क्या चीज़ है? सरफेक्टेंट एक केमिकल है जिसको टाइप 2 न्यूमोसाइड प्रोड्यूस करती है। और सरफेक्टेंट का काम क्या है? इसका काम है टू रिड्यूस अ कोलैप्सिंग पोर्स विच इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेक्टेंट्स की प्रोडक्शंस ये 24th वीक ऑफ gestation के अंदर शुरू होती है और 36 वीक ऑफ gestation तक होती है। अभी सरफेक्टेंट अगर किसी बच्चे में कम हो जाए, अभी किन बच्चों में कम होगा? उन बच्चों में जो प्रीमेच्योर हो, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बिफोर 24 वीक हो जाए, या वो तमाम बच्चे जो सी सेक्शन के ज़रिए पैदा हो जाए। अब ये बात सिर्फ फर्स्ट एड के अंदर लिखी हुई है। ये सी सेक्शन के अंदर क्यों? जब भी सी सेक्शन के तरीके से या प्रोसीजर से बेबी की जो बर्थ होती है वो फास्ट होती है और उससे बच्चे को है वो टाइम नहीं मिलता कि उसके एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ हो जाए और वो कार्टिकोस्टेरॉइड फिर इधर उसके लंग्स को मैच्योर करे। तो इसी वजह से फिर इसका जो रेशो है वो कम हो जाता है। अब सरफेक्टेंट जब कम हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिलेगा। ये न्यू बॉर्न बच्चों के अंदर होगा और इसकी जो साइन सिम्टम है वो हमें मिनट्स से लेके हावर्स तक बच्चों में पाएंगे। और हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ क्या है? हाइलिन मेम्ब्रेन जो है ये एक पैथोमोनिक साइन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होए, एल्वेओलर एपिथेलियम डैमेज होती है, उसी डैमेज से टाइप 2 न्यूमोसाइड डैमेज होते हैं और उसी डैमेज से फाइबर से और उसके मैक्रोफेज से एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको हाइलिन मेम्ब्रेन हम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम इंशाल्लाह पीड्स में भी पढ़ेंगे और अगर टाइम मिला तो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। बस सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि जब भी सरफेक्टेंट कम होता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बच्चा चला जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बच्चे को हम इंट्यूबेट करेंगे, वेंटिलेट करेंगे और हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। हाई फ्लो ऑक्सीजन बच्चे को जब देंगे तो उससे मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस आएगी, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जैसे रेट्रोलेटनल फाइब्रोफ्लेजिया या रेटिनोपैथी या इंट्रावास्कुलर हेमोरेज। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से बच्चे के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होती है। अब इससे अपने आप को और अपने बच्चे को कैसे हम बचा सकते हैं? अब इससे हम जो भी मदर है वो उसका बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर ना जाए तो उससे बचने के लिए हम क्या देते हैं? बिफोर बर्थ मदर को हम देते हैं इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड। हम स्टेरॉइड देते हैं मदर को। कब देते हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी में ये हम 2 डोज देते हैं और तकरीबन बच्ची की पैदाइश से 12 से लेकर 24 आवर्स तक देते हैं। अब अगर आप इधर देखें तो ये एग्जाम्पल ऑफ सरफेक्टेंट है। फ्री फैटी एसिड है। फैटी एसिड के अंदर जब फास्फेट मिल जाए, कोलिन मिल जाए तो ये लेसेथिन प्रोड्यूस करता है। ये जो जितनी भी नाम लेके है ये लेसेथिन के अलग नाम है, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। ये इतनी ज़रूरी नहीं है मगर आपको जब आप याद करना चाहते हैं तो ये एक आप ज़रूर याद करें। डाइपलमेटाइल फास्फाटिडाइल कोलिन, ये लेसेथिन है। अच्छा, लेसेथिन क्या चीज़ है? लेसेथिन बस आप इतना याद रखें, फर्स्ट एड की अंदर भी ये जुमला लिखा है कि सरफेक्टेंट इज़ कंपोज्ड ऑन लेसेथिन। और उसके माने मैंने आपको कहा कि ये पाल्मेटिक एसिड के अंदर साथ या फ्री फैटी एसिड के साथ जब ये चीज़ें मिल जाती है तो लेसेथिन बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसके पढ़ने का जो मकसद है वो क्या है? वो ये है कि लेसेथिन जो है
ये हमें बताती है लंग बच्चे की लंग्स की मेच्योरिटी बताती है। अब किस तरह, लेसेथीन स्पिंगोमाइलिन की जो रेशो है वो मोर देन 2 है। किस चीज़ में? अमनियोटिक फ्लूइड में। बफोर डिलीवरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड की मदद से हम माँ के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। उसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम ये मालूम करते हैं कि लेसेथीन स्पिंगोमाइलिन रेशो क्या है। नॉर्मली ये हमारे साथ लेसेथीन मोर देन 2 होगा और ये 1 होगा। जब भी यही रेशो 2:1 से कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ RDS पैदा होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा है। दोबारा कहता हूँ, अपने साथ लिख लीजिए, दिल पर ये बात लगे कि लेसेथीन स्पिंगोमाइलिन रेशो हमें क्या बताती है? ये फीटस की लंग की मेच्योरिटी हमें बताती है, जो नॉर्मली मोर देन 2 है। अगर 2 से कम हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये जो बच्चा पैदा होगा ये RDS पर मुब्तला होगा। अब हम आगे इसको बड़ी डिटेल के साथ बढ़ेंगे, मगर यहाँ 2 छोटी सी डिफिनीशंस दी हुई है। उसमें आप याद रख ले कि परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ट्रेक्योब्रेकियल ट्री बिफोर टर्मिनल ब्रैंक्यूल। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि टर्मिनल ब्रैंक्यूल से जो पीछे के इसको रेस्पिरेटरी एसिनस कहते हैं, और इससे जो ऊपर वाला है इसे उसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। तो जब रेस्पिरेटरी एसिनस का परमानेंट डायलेशन हो जाए इसको ब्रोंशियोक्टेसिस कहते हैं, और अगर इसकी ऊपर कंडक्टिंग जोन का परमानेंट डायलिटेशन हो जाए तो इसको हम एम्फाइजीमा कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये जो टर्मिनल ब्रांक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, इससे आगे है कंडक्टिंग जोन और इसके पीछे है रेस्पिरेटरी एसिनस। ठीक है, जब भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे की तरफ यानी कंडक्टिंग जोन के अंदर परमानेंट डायलिटेशन हो जाए, उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं ब्रोंशियोक्टेसिस, जो बार बार रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ज़्यादातर ये कंडक्टिंग कार्टिजनर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर कंडक्टिंग जोन के अंदर अगर परमानेंट डायलेशन हो जाए तो इसको हम ब्रोंशियोक्टेसिस कहते हैं। और अगर कंडक्टिंग जोन के पीछे तरफ पर रेस्पिरेटरी एसिनस के अंदर यानी एल्वेलाई और एल्वुलर डक्ट के अंदर अगर परमानेंट डायलिटेशन हो जाए उसको हम कहते हैं एम्फाइजीमा। और एम्फाइजीमा इज़ द वेरिएंट ऑफ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। आगे हम इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या है, फाइबर मिल जाते हैं। उसी फाइबर में 2 चीज़ें हैं, वो क्या है, उसमें सबसे पहले उसमें है टाइप 4 कोलाजन, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर। अब ये टाइप 4 कोलाजन क्या चीज़ है? एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो इधर टाइप 4 कोलाजन है, और फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नेफ्रॉन, ठीक है। यह जो ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों जगह पर टाइप 4 कोलाजन मौजूद है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम इसी टाइप 4 कोलाजन के ऊपर एक एंटीबॉडी बनाए उसको हम कहते हैं anti-GBM एंटीबॉडी। यही anti-GBM एंटीबॉडी जब हमारे किडनी के ऊपर अटैक करती है इसको हम कहते हैं anti-GBM एंटीबॉडी सिंड्रोम। अगर यही एंटीबॉडी हमारे लंग्स और किडनी दोनों पे अटैक करे इसको हम कहते हैं गुड फोस्टर सिंड्रोम।
ये बड़ी फतेह की बात मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। गुड पोस्चर सिंड्रोम किसे कहते हैं? अगर किसी सवाल में, किसी सिनेरियो में, किसी पेशेंट में आपको दो चीज़ें मिल जाए, लंग और किडनी। फॉर एग्ज़ाम्पल लंग में क्या मिल जाए? लंग में हेमोप्टाइसिस मिल जाए, कफ मिल जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिल जाए। किडनी में क्या मिल जाए? हेमाचूरिया मिल जाए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम मिल जाए। यानी लंग्स और किडनी के जो साइन सिम्टम्स है वो आपको मिक्स मिल जाए, तो इसका जवाब क्या होगा? गुड पोस्चर सिंड्रोम। गुड पोस्चर सिंड्रोम किस वजह से होता है? एंटी-जीबीएम एंटीबॉडी की वजह से। ठीक है जी, इसके ऊपर भी सवाल भी आएंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब भी करेंगे। अब एल्वेलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक मिसाल इस तरह लीजिए, जब आप किसी गुब्बारे के अंदर हवा डालते हैं, जब भी हवा निकल जाती है तो वो गुब्बारा दोबारा अपनी हालत पर आता है। इसी तरह हमारा एल्वेलाई भी है। जब एल्वेलाई के अंदर हवा आती है तो यही एल्वेलाई फूल जाते हैं। ये किस वजह से फूल जाते हैं? इस वजह से फूल जाते हैं कि इसके अंदर फाइबर्स है और उसी फाइबर को हम इलास्टिक फाइबर कहते हैं। और ये जब एल्वेलाई दोबारा सिकुड़ जाती है या दोबारा अपनी पोजीशन पर आती है, इसको हम इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। और यही इलास्टिक रिकॉइल इलास्टिक फाइबर की वजह से है। जब भी अगर इलास्टिक रिकॉइल्ड जब भी इलास्टिक फ़ाइबर ज़्यादा हो जाए तो ये लंग ज़्यादा सिकुड़ेगी, क्योंकि दोबारा जल्दी आएगी तो इसका जो इलास्टिक रिकॉइल है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अभी आपके सामने दो डिज़ीज़ है। एक के अंदर आप देख ले कि इलास्टिक रिकॉइल कम है। एम्फाइजीमा तो मैंने पहले भी बता दिया कि टर्मिनल ब्रांकियोल के बाद एल्वेलाई और एल्वेलर डक्ट के अंदर जब परमानेंट डायलिटेशन हो जाए उसको एम्फाइजीमा कहते हैं। जब भी इलास्टिक फाइबर कम हो जाए एल्वेलर बेसमेंट के अंदर तो एम्फाइजीमा ज़्यादा डायलेट करेगा। बड़ी कितनी खूबसूरत बात है ना, पहले मैंने बताया, अभी आपको समझने में इंशाल्लाह आसान होगा। जब भी इलास्टिक फाइबर कम होते हैं एल्वेलर बेसमेंट के अंदर एम्फाइजीमा प्रोड्यूस होगा। जब भी इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होगी एल्वेलर बेसमेंट के अंदर तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा, ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगी एल्वेलाई। उससे क्या होगा? उससे इलास्टिक रिकॉइल कम होगा और कंप्लायंस बढ़ेगा। जब भी हमारी लंग्स फूल जाती है इसी को हम कहते हैं कंप्लायंस। इसी लंग का फूल जाना, खुल जाना, इसको हम कंप्लायंस कहते हैं। तो जब इलास्टिक फाइबर कम होगी, इलास्टिक रिकॉइल कम होगा और कंप्लायंस बढ़ेगा और लंग्स जो है वो आसानी के साथ इन्फ्लेट होंगे। दूसरी जानिब आप देख लीजिए पल्मोनरी फाइब्रोस के अंदर जब भी इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे, इलास्टिक रिकॉइल ज़्यादा होगा, कंप्लायंस कम होगा, क्योंकि अब क्या है? अब लंग सिकुड़ेगी, जब सिकुड़ेगी तो आसानी से इन्फ्लेट नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा? लंग्स विल हाइपर इन्फ्लेट, लंग्स ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेट होगी, इस साइड पर लो कोलेप्स होगा, इस पे लंग्स कोलेप्स करेगी और इधर हाइपर इन्फ्लेट करेगी। एम्फाइजीमा क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्या है? एस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंशिएक्टाइसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जैसे सार्काइडोसिस और निमोनाइटिस, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आप इस तस्वीर में देख लें, ये नॉर्मल एल्वेलाई है और ये एम्फाइजीमा के साथ है। इसके अंदर जितनी भी एल्वेलाई है वो क्या है? वो डैमेज है।
मैंने कहा था कि एल्वेलाई और एल्वेोट्री जो है वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पीछे जो डैमेज होती है इसको हम एम्फाइजीमा कहते हैं। आप इस साइड पर देख ले, यहाँ पर हमने कहा है कि लंग विल कोलेप्स, लंग कोलेप्स चाहिए, स्मॉल साइज लंग ऑन चेस्ट एक्सरे। आप इधर देख ले, आप इस लंग को देख ले, ये एक हेल्दी लंग है और ये कोलेप्स हो गई है। जब भी कोई लंग्स कोलेप्स करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम क्या चीज़ है, आप ये याद रख ले कि हमारे पास जो है वो 4 लंग वॉल्यूम है और 4 लंग कैपेसिटीज़ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम को। टाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है, टाइडल वॉल्यूम वो चीज़ है, वो हवा है जो हम किसी नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के अंदर नॉर्मली हमारे बॉडी में आती और जाती है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम के बारे में आप लोगों ने वो बात सुनी होगी, आपसे कोई पूछे तो लोग ज़्यादातर स्टूडेंट यही जवाब देते हैं कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है, वो कहती है 500 ml है। अब अल्लाह के बंदो, ये 500 ml ये हमारा है, बच्चों का है, बूढ़ों का है, किसका है, ये उन शख्स का है जिसका वज़न 60 kg है। इसको मालूम करने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि पहले इसको समझ लें कि टाइडल वॉल्यूम 7 to 10 ml पर kg है। यानी अगर किसी का वज़न 60 किलो है तो हम 7 को अगर 60 से ज़रब करते तो इससे आएगा 420, ठीक है। और फिर अगर 10 को 60 से ज़रब करें तो इससे आएगा 600, टोटल 10-20 बनेगा। और इसका अगर मीन हम ले ले तो ये 500 ml है, तो ये 60 kg पर्सन का टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब दूसरे तरफ देख ले, अगर किसी का वज़न 100 kg है, अगर पहले हम 100 को 7 के साथ ज़रब करें तो इससे 700 आएगा। 10 को अगर 100 के साथ तो 1000 आएगा, तो 1700 आएगा। अब 700 और 1000 का अगर मीन ले ले तो इसका मीन आएगा हमारे साथ 850 ml। तो ये जो 850 ml है, दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ 100 kg पर्सन। और अगर पर्सन 60 kg का होगा तो क्या होगा, वो फिर 500 ml होगा। अब हमने इतनी मेहनत की और टाइडल वॉल्यूम को समझ लिया। अब इस टाइडल वॉल्यूम का फ़ायदा क्या है, वो हमारी दौर का सेन कॉस थीटा एफ इजिकल टू क्या है, एम ए है और ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर, वो चीज़ तो नहीं है ना जिसका समझ नहीं है। या तो मेडिकल साइंस है, हर चीज़ को आप समझेंगे और उसी का एप्लीकेशन भी आपको पता होगा। अब जब हम और आप तमाम इंशाल्लाह आईसीयू में काम करेंगे, तो आईसीयू में जब आप किसी पेशेंट को वेंटिलेशन पे डालेंगे तो उसको उसकी टाइडल वॉल्यूम को आप मैनेज करेंगे। आप अपने आंखों से देखेंगे या आपके फ़ाइल में लिखा होगा कि फला आदमी का वज़न इतना है। मेजॉरिटी टाइम पर उधर वेट की ज़िक्र नहीं होती है, वो इसलिए कि वो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो अनकॉन्शियस, तो आपने आंखों से अंदाज़ा लगाना होता है, फिर आपने इसी को मालूम करना होता है और इतनी लिहाज से आपने उसको वेंटिलेट करनी है, टाइडल वॉल्यूम देनी है। अगर आपने किसी को टाइडल वॉल्यूम कम दिया तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। अगर आपने टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा दिया तो क्या होगा, नीमोथोरिक्स होगा या टेंशन होगा। टेंशन नीमोथोरिक्स होगा या नीमोथोरिक्स होगा। अच्छा जी, उसके बाद पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो आप क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के ऊपर। नॉर्मली तो टाइडल वॉल्यूम आती जाती है, अगर आप उस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और भी अगर हवा अंदर कर सके तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेल के अंदर 3000 से लेके 3500 ml है और फीमेल के अंदर 1900 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो ईयर है जो आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एक्सहेल कर सकते हैं।
बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइडल वॉल्यूम ली और अब मैं टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ही हवा ले रहा हूँ। ये क्या है? दिस इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम। अगर दोबारा मैं हवा बाहर निकाल रहा हूँ तो ये क्या है? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये मेल और फीमेल दोनों में 1500 ml है। अब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेट वॉल्यूम, इन तीनों को हम स्पायरोमेट्री या पीएफटी पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट के अंदर इसको मालूम कर सकते हैं। अब आती है रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? जब भी आपकी लंग्स के अंदर जो हवा रिमेन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके लंग्स है, जितनी हवा है वो सारी आपने निकाल दी, लेकिन पीछे जो हवा रह गई, जो आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से आपके लंग्स के अंदर पीछे रह जाती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और यही रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसको हम स्पायरोमेट्री के अंदर मेयर नहीं कर सकते, और ये मेल और फीमेल के अंदर कितना है? 1200 ml है। ठीक है, इसी बार से इस टेबल से भी आप समझ सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। अगर आप इसको देख ले तो ये क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम है। जैसे ही आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर इंस्पायर करेंगे, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। जब भी आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा एक्सेल करेंगे तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और उसके पीछे जो रह जाता है इस एरिया में इसको रिज़र्व वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारे साथ जो है ये हमारी लंग की रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब हम कैपेसिटीज़ पढ़ते हैं। लंग की कैपेसिटी भी 4 है। पहले आप ये समझ लें कि कैपेसिटी किस चीज़ को कहते हैं। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाए तो इसी वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन है उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। दोबारा आप ये अपने साथ लिख लीजिए कि कैपेसिटी किसे कहते हैं। जब 2 वॉल्यूम या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठे होए तो कैपेसिटी बनाती है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या? जैसे इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम पहले हमने पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ा। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाए इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये वाइटल कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर कितनी है? 5500 ml। अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर, TLC। TLC के बारे में आपने एक बात याद रखनी, बल्कि 3 बातें आप याद रख लें कि TLC आपको मेडिकल कैरियर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलेगी। ये आपको TLC मिलेगी बाज़ वक्त टेस्ट के ऊपर, जिसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, ये आपको पता है कि ये किस चीज़ के लिए है? ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारे WBC को मेयर करने के लिए है। तो ये जो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर हेमाटोलॉजिस्ट लिखे तो इसका मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर कोई ऑन्कोलॉजिस्ट इसको लिख ले तो इसका मतलब ये कि पेशेंट की जो है वो आखिरी सांसें चल रही है, पेशेंट की आखिरी सांसें है, अब वो जो का सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, किसी दूसरी चीज़ का पेशेंट, और वो कहता है मैंने आम खाने हैं, कौन सा आम मैंने खाने हैं। अब इस आम के अंदर क्या है? पोटाशियम है। पोटाशियम क्या काम करेगा? लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया काज करेगा। ऑलरेडी पेशेंट हार्ट फेलियर के अंदर है तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो यही TLC अगर ऑन्कोलॉजिस्ट लिख ले तो इसका मतलब ये कि पेशेंट की आखिरी सांसें चल रही है, जो ये
करना चाहे वो ये कर सकता है। और अगर एक पल्मोनोलॉजिस्ट इस को लिख ले तो इसको कहते हैं TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जब हम इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, डिजिटल वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करें तो इससे आती है, बन जाती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब ये किन डिजीज़ में बढ़ती है, किन में कम होती है, ये हम आगे इंशाल्लाह हर डिजीज़ में पढ़ेंगे। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम इसको जब हम कैलकुलेट करें तो इससे मिलता है हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जब इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करें तो इससे मिलता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो 4 टाइप की कैपेसिटी हमारे साथ है, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसको FRC भी कहते हैं, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये है कि अगर मैं फोर्सफुली एक्सहेल करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैलकुलेट करते जाए जितनी हवा मैंने फोर्सफुली निकाली है इसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और तकरीबन ये 4 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, ये क्या है? ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन मैंने की और तकरीबन 4 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट होती है। अगर आप दोबारा मेरी आवाज़ को सुन ले तो पहली जो है ना, आपने जो पहला मेरा फर्स्ट सेकंड के अंदर जो आवाज़ का जो इंटेंसिटी था वो ज़्यादा था। वो क्योंकि पहले सेकंड के अंदर मैंने 80% जो हवा थी वो मैंने फर्स्ट सेकंड के अंदर निकाली, और बाकी जो 2 और 3 सेकंड है तो बाकी जो हवा थी वो मैंने इसके अंदर निकाली। तो जब भी आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी के अंदर पहले सेकंड के अंदर जितनी हवा निकालते हैं उसके अंदर 80% हवा आपकी निकल जाती है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 किसे कहते हैं? जब फोर्स वाइटल कैपेसिटी के अंदर पहले सेकंड के अंदर जितनी हवा निकालते हैं उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। अब ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 जो है ये 80% है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर आप देखें ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 है, ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 ml का हवा है और हमने 80 ml उसको निकाला, ठीक है। अगर 80 को 100 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.8 आएगा, फिर इसको अगर 100 से ज़र्ब करें तो इसका परसेंटेज 80% आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करवाती है किस में? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। यानी ये हमें बताती है कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ है या रिस्ट्रिक्टिव डिज़ीज़ है। अगर किसी भी डिज़ीज़ के अंदर ये 80% से ज़्यादा हो जाए, किसी भी डिज़ीज़ के अंदर ये अगर 80% से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिज़ीज़। और अगर किसी डिज़ीज़ में ये 80% से कम हो जाए इसको कहते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिज़ीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ के कुछ डिज़ीज़ों के नाम इधर लिखे हुए हैं, आप ज़रा इसको देख लें। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिज़ीज़ निमोनिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ के अंदर एस्थमा, एम्फाइजीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंशिक्टाइसिस, ठीक है। अब इधर आप देख लें कि
इसका जो रेशो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में 80% से कम होगा, इसमें 80% से ज़्यादा होगा। पोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 ऑब्स्ट्रक्टिव में कम मिलेगा, रिस्ट्रिक्टिव में उससे कम मिलेगा। फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये ऑब्स्ट्रक्टिव में कम होगा, लेकिन कितना होगा, 90 ml होगा, थोड़ा कम होगा। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के अंदर क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी 50 ml। ये कुछ भी हो जाए, इस टेबल को रट्टा लगा लो, जो भी हो, ये आपको रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी मेडिसिन सवालों में हर जगह आपको मिलेगी। इस चीज़ ने आपका पीछा नहीं छोड़ना है। इतना भी अगर आप याद रख सकते हैं तो वो भी बड़ी बात है कि if more than 80% restrictive disease, if less than 80% obstructive lung disease। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक।